हम लोग बात करने वाले हैं आपका जुडिशरी, जो सेंट्रल जुडिशरी है। तो एक चीज सबसे पहले समझ लेंगे कि जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं वे सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, ऐसी धारणा आप लोग बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये ठीक है कि जो जुडिशरी की हायरार्की है, उस हायरार्की में उच्चतम न्यायालय टॉप पर है, ये सही है। लेकिन हाई कोर्ट दे आर आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान के माध्यम से स्थापित है तो हाई कोर्ट ऑलरेडी वो भी संविधान के माध्यम से स्थापित है, और कहीं नहीं लिखा है कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ होगा, कहीं नहीं लिखा है। और जो कुछ नहीं लिखा वो आप अपने मन से इन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं निकालेंगे। अधीन होना बिल्कुल अलग बात है, और हायरार्की में सर्वोच्च होना बिल्कुल अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल हाई कोर्ट पर नहीं करेगा। उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या हैं वो ऑलरेडी इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन की है, और अन्य कोई तर्क इस संबंध में देने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। इतना तर्क पर्याप्त है कि उच्चतम न्यायालय का गठन जिस कानून से हो रहा है उसी कानून से उच्च न्यायालय का गठन ये हो रहा है। इसलिए स्टेटस बिलो होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। दोनों सेम सोर्स से आ रहे हैं, तो इसलिए अगर वही सोर्स अधीनस्थता घोषित न करे तो किसी भी दृष्टिकोण से यह नहीं माना जा सकता कि कोई किसी का अधीनस्थ है। आखिर कौन बताएगा कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ है या नहीं है? वही तो बताएगा जिसने गठन किया, और गठन भारत के संविधान से है, दोनों का। तो इट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु विल डिसाइड। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहीं पर नहीं कहता कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ है। हर जगह ये कहता है कि हायरार्की है। तो हायरार्की होना डिफरेंट बात है और अधीनस्थ होना डिफरेंट बात है। इसलिए अपने मनों से ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल देंगे, और ये गलतफहमी अच्छे अच्छों को होती हो सकता, किसी से कहो तो वो आपकी हंसी भी बनाए, लेकिन उन्हें बनाने दीजिए। आप ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, और अगर आपको जो कुछ भी मानना है वो जब तक कानून में ना मिले तब तक मान्यताएं बना लेने की आदत छोड़ दीजिए। ये कानून की दुनिया में ठीक स्थिति ही नहीं है। आपकी मान्यता कानून के अनुरूप होनी चाहिए। आपको स्वयं की मान्यता निर्मित करने का कानून में कम से कम कोई हक नहीं है। यहां जो कुछ है सब तय है। तो जहां से हाई कोर्ट है आप वहां से लेकर के और सारे प्रोविजन जो उच्च न्यायालय की शक्तियां आदि बता रहे हो या उच्चतम न्यायालय से संबंधित सारे उपबंध सब पढ़ जाइए। कहीं भी नहीं लिखा है। ऐसे तो अनुच्छेद 141 में यह भी लिखा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि देश की विधि होगी, और सभी प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि को लागू करे। तो सब उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ हो गए। फिर तो सबके लिए कहो कि विधायिका भी उनकी अधीनस्थ, कार्यपालिका भी उनकी अधीनस्थ, कोई उनका अधीनस्थ नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। और इसीलिए संभवतः जब अनुच्छेद 124 की व्याख्या हुई, किसकी? अनुच्छेद 124(1) जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, तब शायद व्याख्या इस प्रकार की गई कि स्वयं न्यायपालिका की राय वो प्रीवेल करे, एग्जीक्यूटिव की राय प्रीवेल न करे। संभवतः लिखा ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि जब विधायिका अपने आधार पर संगठित होगी
वही विधायिका का कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन के माध्यम से होगा। कुछ का प्रत्यक्ष निर्वाचन है और कुछ का अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ना तो कार्यपालिका की कोई भूमिका विधायिका के गठन में है और ना न्यायपालिका की कोई भूमिका ये विधायिका के गठन में है। विधायिका के गठन का तरीका एकदम स्वतंत्र है, जब कार्यपालिका के गठन का तरीका एकदम स्वतंत्र है। कार्यपालिका के 3 अंग, मंत्रिमंडल, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, तीनों के गठन का जो तरीका है, तीनों के संगठन का जो तरीका है, उसमें न तो न्यायपालिका की कोई भूमिका और न विधायिका की कोई भूमिका। अगर विधायिका की भूमिका आप माने तो सिर्फ इतनी कि विधायिका के एक सदन लोकसभा के प्रति कार्यपालिका को उत्तरदायी यह होना पड़ेगा और कार्यपालिका को उसका विश्वास अर्जित करना होगा। बस इतने के अलावा कार्यपालिका की कोई भूमिका न तो विधायिका के गठन में और न विधायिका की कोई भूमिका कार्यपालिका के गठन में। तो जब राज्य के तीसरे अंग की बात चलेगी, जिसे न्यायिक अंग कहें, तो उसके गठन में हम कार्यपालिका की भूमिका को इस प्रकार कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि कार्यपालिका जिसे चाहे उसे न्यायपालिका का प्रमुख बना दे। ये तो बात ही समझ में ना आने वाली है। जब 3 अंग, तीनों का इक्वल स्टेटस, हमने आपसे पहले भी कहा कि आप इस ढंग से सोचेंगे ही नहीं कि सब कोई छोटा है कोई बड़ा है, क्योंकि सब एक ही तल पर हैं। वर्टिकली उनके स्थापित होने की व्यवस्था यह ही नहीं, वो हॉरिजॉन्टली स्थापित हैं, एक ही तल पर हैं और एक तल पर उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा असाइन फील्ड है उसमें वे सर्वोच्च हैं। विधायिका को जो फील्ड असाइन है वो उनमें सर्वोच्च है। कोई न्यायपालिका और कोई विधायिका को यह नहीं बता सकता कि वो कौन सा कानून बनाएगी और कौन सा कानून नहीं बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन उसे जिन विषयों पर विधान की शक्ति देता है उन विषयों पर वो विधान करेगी, उसे रोका ही नहीं जा सकता। और जब विधायी शक्ति के प्रयोग के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे तो उसका जो जुडिशियल रिव्यू होगा, जो न्यायिक पुनरीक्षण होगा, वो कभी भी विधायिका की विधायी शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस प्रकार नहीं होगा कि विधायिका को संबंधित विषय पर अगर विधायन की शक्ति है तो सिर्फ इसलिए वो नहीं बनाएगी कि कानून कठोर प्रतीत होता है, होता रहे कठोर। अगर उस कठोर कानून को बनाने की इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दी है तो विधायिका की शक्ति पर कोई निर्बंधन हो ही नहीं सकता। न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण के माध्यम से सिर्फ इतना ही देखेगी कि विधायिका को जिन विषयों पर जिस सीमा तक, जिस स्तर तक विधायन की शक्ति दी गई, उसने उससे अधिक का उपयोग ये तो नहीं किया, या जिन विषयों पर उसे विधायन की ताकत नहीं थी उस पर तो विधायन नहीं है। यह विधायन की शक्ति का प्रयोग वह जिस सीमाओं के अंतर्गत कर सकती थी, क्या उन सीमाओं का उसने आदर किया है? अगर ये सब बातें यस में हैं तो विधायिका की विधायी शक्ति का प्रयोग इस आधार पर प्रश्नगत किया ही नहीं जा सकता कि विधायिका ने अमुक कानून सिर्फ हमें परेशान करने के लिए बनाया है, अर्थात दुराशय पूर्वक बनाया है। नो, इट इज नॉट ए ग्राउंड। अगर उसने दुराशय पूर्वक बनाया भी है तो आप इलेक्शन में उससे निपटिएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। केवल इतना देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसे वो शक्ति देती है या नहीं देता, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। यही कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग के संबंध में है। कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग अनेकों प्रकार का है। आपको बताया गया कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति ये कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत होती है, जैसे भारत के ऑडिटर जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति,
केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति, ऐसे वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। देयर आर सो मेनी एक्ट्स विच आर परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इन द एंजॉयमेंट ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव पावर। तो अगर उन्हें कोई कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त है तो उस कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग में भी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा, न विधायिका और न न्यायपालिका। तो आखिर न्यायपालिका इसका संगठन जब किया जाए तो फिर हस्तक्षेप विधायिका या कार्यपालिका का क्यों हो? ये तो बात बेसिकली गलत लगती है। अभी हम अनुच्छेद पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसने क्या कहा, क्यों कहा, इस सब पर बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम एक सामान्य प्रश्न ये उठा रहे हैं, और संभवतः यही कारण रहा होगा जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन डिसाइड होकर आया। आखिर किसी का भी हस्तक्षेप इस प्रकार क्यों हो? जब न्यायपालिका बराबर का अंग है तो ठीक है, उसका संगठन यह स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि न्यायपालिका को जो काम करना है, जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने असाइन किया है, जिस काम के लिए उसका जन्म हुआ, वो काम क्या है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच न्याय निर्णय। और अगर बात यहीं तक रुक जाती तो भी चलो कोई बात नहीं थी, व्यक्ति और सरकार इसके बीच न्याय निर्णय, और सरकार का जो अंग, ठीक है, सॉरी, राज्य का जो अंग काम करता दिखाई देगा वो कौन होगा? कार्यपालिका या सरकार। यानी राज्य और व्यक्ति इसके बीच जब कभी संघर्ष की स्थिति आएगी तो भी राज्य का ही अंग न्याय निर्णय करेगा, क्योंकि राज्य वही परम न्याय का स्रोत है और न्याय को प्रशासित करना उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन चूंकि अब राज्य की जो न्यायिक शक्ति थी उसे न्यायपालिका को दे दिया गया, इसलिए राज्य का न्यायिक अंग उस दशा में, जबकि नागरिक के जो अधिकार और कर्तव्य और जो हित हैं और जो राज्य के अधिकार कर्तव्य और हित हैं इनके बीच संघर्ष की स्थिति आएगी तो भी राज्य का ही अंग न्याय निर्णय करेगा। लेकिन संघर्ष की स्थिति आएगी राज्य से नागरिक की, तो राज्य के उस अंग के क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप आएगी जिसे काम करने की ताकत कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई। और काम करने की ताकत किसे मिली? सरकार को। इसलिए नक्शल में नागरिक के अधिकारों के लिए नागरिक का जो संघर्ष है वो किससे होगा? सरकार से। इसलिए आपको यह दिखता है कि सरकार बनाम फला ये मुकदमा चल रहा है और उसे न्यायालय डिसाइड कर रहा है, तो आप चूंकि ठीक से विचार न करने की कसम खाए हुए हैं, इसलिए आपको यह लगना शुरू हो जाता न्यायालय शायद बड़ा है। बड़ा है ही नहीं, सवाल बड़े का थोड़ी है। राज्य और नागरिक इसके बीच संघर्ष है और नागरिक का संघर्ष राज्य के उसी अंग से होगा जिसे राज्य की ओर से कार्य करने की ताकत ये मिली है। राज्य की ओर से उसका प्रतिनिधित्व करने की जो ताकत है वो राज्य के जिस अंग को मिली वो सरकार है। संव्यवहार कोई हो, भारत का प्रतिनिधित्व किसी भी संव्यवहार और कार्य में जो करेगा राज्य का अंग वो कौन सा होगा? सरकार। तो संघर्ष तो हमेशा सरकार से ही होगा। अगर संघर्ष राज्य से हो रहा है तो राज्य के उसी अंग से तो होगा जिसे काम करने की जिम्मेदारी दी गई। तो राज्य से संघर्ष यानी सरकार से संघर्ष ये होगा ही होगा। और जब सरकार से संघर्ष होगा
तो वो राज्य से संघर्ष है, माना यही जाएगा। और न्याय निर्णयन ये राज्य ही करेगा। तो राज्य का दूसरा अंग न्यायालय, वो न्याय निर्णयन करता क्योंकि उसकी ताकत वर्तमान में न्यायिक जो अंग है राज्य का, न्यायपालिका उसे दे दी गई। तो इसमें छोटे बड़े का सवाल कहां आया? ये तो एक व्यवस्था का सवाल हुआ। ये तो सिर्फ एक व्यवस्था से संबंधित स्थिति हुई। घर में भी व्यवस्था बनाई जाती है कि अमुक व्यक्ति ये काम करेगा, अमुक व्यक्ति ये काम करेगा। तो छोटा बड़ा कहां हो गया? ये जो छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आता है आपके दिमाग में? मेरी तो समझ से परे है। ये छोटे बड़े का कोई सवाल ही नहीं है। तो व्यक्ति व्यक्ति में संघर्ष, तब न्यायपालिका की भूमिका होगी। व्यक्ति और राज्य इसमें संघर्ष, तो न्यायपालिका की भूमिका होगी। और छोड़िए, वी हैव एडॉप्टेड द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमने संघात्मक संविधान को स्वीकार किया। और संघात्मक संविधान को इसलिए नहीं स्वीकार किया कि कोई मेन पिट का खेल हुआ था और उसमें संघात्मक संविधान के पक्ष में निर्णय हो गया था, इसलिए हमने संघात्मक संविधान को स्वीकार कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एकात्मक संविधान खराब होता है इसलिए हमने नहीं स्वीकार किया एकात्मक, क्योंकि हम अच्छे और खराब इस सोचने के तरीके से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते। सवाल अच्छाई या बुराई का नहीं है, क्योंकि जिस चीज को आप बुरा कहते हो वही चीज कुछ लोगों के लिए अच्छी भी है। इसका मतलब यह है कि अच्छाई और बुराई ये वस्तु का गुण नहीं है। अगर अच्छाई और बुराई वस्तु का गुण हो तो वो वस्तु जिसे आपने बुरा कहा वो सबके लिए बुरी सिद्ध होगी। अच्छाई और बुराई आपकी अपनी परिस्थितियों में, ठीक है, निर्भर करती है। और वस्तु का अच्छा या बुरा आपके लिए सिद्ध होना यह स्वयं आपकी जरूरत पर निर्भर है। आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत की पूर्ति अमुक वस्तु कर सकती है, इसलिए अमुक वस्तु अच्छी है आपके लिए। और दूसरे की जरूरत उससे आपूर्त नहीं हो सकती तो दूसरे के लिए वो बुरी है या किसी उपयोग की नहीं है। और दूसरे को अगर उस वस्तु से नुकसान हो सकता है तो वो बुरी है। तो अच्छाई या बुराई वस्तु का गुण थोड़ा ही है। अच्छाई या बुराई का कोई वस्तुपरक विश्लेषण ये हो ही नहीं सकता। उसका तो व्यक्तिपरक विश्लेषण यही होगा, व्यक्ति की भावनाएं स्वयं वस्तु के प्रति कैसी हैं, इसके आधार पर वो तय करेगा। तो जो हमने संघात्मक संविधान अपनाया वो हमारी जरूरत के मुताबिक था, इसलिए हमने संघात्मक अपनाया। एकात्मक खराब था इसलिए नहीं, लेकिन आप खराब और अच्छे इससे ऊपर ही नहीं उठते। आप वस्तुओं के संबंध में कोई दृष्टिकोण इस ढंग का अपनाते ही नहीं। अगर आपका यह दृष्टिकोण विकसित हो जाए तो फिर दुनिया में कुछ भी खराब लगेगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो दृष्टि सम हो जाएगी कि जो कुछ हमें बुरा लग रहा, इनफैक्ट, ठीक है, उस वस्तु में बुराई का गुण ये थोड़ी है। ये बुरा तो हमें इसलिए लग रहा क्योंकि मेरी जरूरत के अनुरूप नहीं है, इतनी बात हो जाएगी। तो फिर बुराई से भी कभी कोई बुराई ये आपके मन में होगी ही नहीं। तो हमने एकात्मक संविधान जो अपनाया इसलिए नहीं कि एकात्मक संविधान खराब था, हमने एकात्मक संविधान जो नहीं अपनाया वो इसलिए नहीं कि वो खराब था, हमने इसलिए क्योंकि संघात्मक हमारी जरूरत के मुताबिक है। संघात्मक संविधान में क्या होगा? 2 टायर गवर्नेंस होगी। गवर्नेंस के 2 तल होंगे, और जब गवर्नेंस के 2 तल होंगे तो गवर्नेंस ज्यादा बेहतर होगी। और भारत क्षेत्रफल और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी
छोटा देश नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है। जब हम क्षेत्रफल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो भारत का स्थान दुनिया में 7वां है। ठीक है, 7वें स्थान पर भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का क्षेत्रफल है। और अगर भारत अखंड होता तब तो हो सकता दुनिया में सबसे बड़े देश हम ही होते, क्योंकि तब तो संपूर्ण अफगानिस्तान, संपूर्ण पाकिस्तान, संपूर्ण बांग्लादेश, संपूर्ण बर्मा, संपूर्ण नेपाल, ये सब किसी दिन किसी समय भारत के हिस्से रहे हैं। अशोक के काल में ईरान, वहां तक हमारी सीमा का विस्तार था। ईरान हमारे ही साम्राज्य में था। अशोक के बाद ईरान निकला, फिर अफगानिस्तान निकला, फिर तो निकलता ही चला गया। तो भारत छोटा देश नहीं है। इसलिए जब स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमें एक ऐसे संविधान की जरूरत कि पूरे देश का प्रशासन ठीक से चलाया जा सके। एक केंद्रीय सरकार, अगर हम संघात्मक की बजाय एकात्मक संविधान अपनाएंगे तो सरकार एक होगी और वह देश के किसी भी हिस्से में अपना मुख्यालय स्थापित कर ले, संपूर्ण देश की आवश्यकता उसे पता नहीं लग सकती, क्योंकि देश काफी बड़ा है। इसलिए आपका संघात्मक संविधान हमने ये अपनाया। एक रीजनल गवर्नमेंट होगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए रखी गई है और उसे ताकत ये ज्यादा दी है इसलिए क्योंकि ये देखा गया कि हिंदुस्तान में जब जब एक मजबूत केंद्र नहीं हुआ तब तब देश गुलाम हुआ है। हम इतने बेहतर लोग नहीं हैं कि हमारे अंदर कोई इस ढंग की, हम कहते कुछ भी रहे, इनफैक्ट हम लोग बेहतर लोग नहीं हैं। हम इतने बड़े भूभाग के मालिक थे और हम इतने से रह गए। इंग्लैंड इतने बड़े भूभाग का मालिक था और वो पूरी दुनिया में उसने शासन कर लिया। ठीक है, लोगों की बुराई करना बहुत आसान है, उनके जैसे हो पाना बहुत कठिन है। आप पश्चिमी सभ्यता को दिन रात गालियां देते रहते हैं, आप तो बहुत अच्छी है वो सभ्यता, आपकी सभ्यता उत्कृष्ट कोट की होगी, लेकिन आपने उस सभ्यता के साथ क्या किया है। इतने बड़े भूभाग के हम मालिक थे, हम इतने से बचे, वो इतने बड़े भूभाग के मालिक थे और वो पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिए। तो अच्छे वो हैं या अच्छे तुम हो? सपूत किसे कहे, उन्हें या तुम्हें? ठीक है, तो एकात्मक संविधान अगर हम अपनाएं तो देश के संपूर्ण भूभाग का प्रशासन हम ठीक नहीं कर सकते, और संघात्मक अपना लें तो दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं कि मजबूत केंद्र जो हमारी जरूरत है, क्योंकि उसके बिना हम स्वतंत्र रह ही नहीं पाएंगे, हमारी आदत में ही नहीं है, हम डंडे से ही मानने वाले आदमी हैं। और दूसरा, राज्य की सरकार होगी, रीजनल गवर्नमेंट होगी, जो देश की विकास संबंधी आवश्यकता या देश की प्रशासन संबंधी आवश्यकताएं, जो व्यवस्था संबंधी आवश्यकताएं, वो पूरी कर सकेगी। क्योंकि मजबूत केंद्र हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसलिए रक्षा आदि विषय, विदेश नीति, मुद्रा, ये सारे विषय किसके पास? केंद्र के पास है। लेकिन स्थानीय स्वशासन, उसमें भले ही लॉ एंड ऑर्डर हो या लोकल डेवलपमेंट हो, शिक्षा हो, आदि आदि, हायर एजुकेशन नहीं, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, इस एजुकेशन को किसे दिया? रीजनल गवर्नमेंट्स को। हायर एजुकेशन को नहीं दिया, क्योंकि हायर एजुकेशन में ये फिर रेड मार देंगे। बना के रख तो रहे हैं, स्नातक, उसे हाई स्कूल लेवल का पता नहीं और उसके पास है स्नातक की डिग्री, वो तो 5वें क्लास
के बच्चे को जितनी जानकारी होनी चाहिए वो भी नहीं है, और वो कि एमए बैठा है, एमए हिंदी में है और पंक्चुएशन का ज्ञान नहीं, कामा हलंत विराम कहां लगाए हम और कहां न लगाए हैं। इसे तो छोड़िए, ठीक से इमला नहीं लिख सकते, ये स्थिति है। तो अगर केंद्र ने शिक्षा, हायर एजुकेशन अपने हाथ में न ले रखी होती तो शायद इससे भी बुरी स्थिति होती, इससे भी बुरी। और हम किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहते, बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि यहां सपुस्तकीय प्रणाली, नकल विरोधी अध्यादेश को वापस लिया जाना, स्वकेंद्र व्यवस्था, ये सब किया गया है और पूरी एजुकेशन सिस्टम की रेड़ मार कर रखी है। जितना दिया उसमें ही रेड़ मारना है, जो नहीं है वो तो अलग बात है। तो हमने संघात्मक संविधान अपनी जरूरत के लिए अपनाया है, अपनी जरूरत के लिए, क्योंकि देश तत्काल स्वतंत्र हुआ था, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता था। और जब आप संघात्मक संविधान अपनाएंगे तो हम बेहतर लोग तो हैं ही नहीं, चूंकि हम बेहतर लोग नहीं हैं इसलिए फ्रेमर्स को यह पता था कि हम बेहतर लोग नहीं हैं। हम लड़ेंगे जरूर, ये तय है। तो राज्य और केंद्र संघर्ष की स्थिति में आ सकते हैं कभी भी, अपनी अपनी शक्तियों के प्रयोग को लेकर ये कभी भी संघर्ष की स्थिति में आ जाएंगे। तो राज्य और केंद्र, इसके बीच एक इम्पार्शियल आर्बिटर, एक मध्यस्थ, इस कोई ना कोई तो होना चाहिए, नहीं तो आखिर उस संघर्ष को रोकेगा कौन? कौन बताएगा कि संघर्ष में कौन ठीक है और कौन गलत है? और फ्रेमर्स का वो जो विजन है वो अभी सही साबित हुआ था जब सीबीआई की टीम कई राज्यों में भ्रष्टता के आरोपों की जांच के लिए पहुंची, तो वहां की संबंधित राज्य सरकारों ने सीबीआई की टीम पर न सिर्फ पथराव कराया बल्कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए थानों में। तब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, उनके खिलाफ मुकदमे लिख लिए गए। मान लिया, आपकी बात मान ली कि सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर मुकदमा लिखा गया, लेकिन मुकदमा तो लिखा गया ना, और जब मुकदमा लिखा गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अगर मुकदमा निराधार लिखा गया तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई इश्यू हो जाएगा। आप जो लीगल प्रोसेस है वो अडॉप्ट करोगे या मुकदमा लिख लोगे सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ? आप मारपीट करोगे उनसे, तो वो सारी चीजें सही साबित हुई हैं। तो एक कोई तो चाहिए, यानी व्यक्ति के बीच संघर्ष हो, व्यक्ति और राज्य के बीच संघर्ष हो, राज्य और केंद्र के बीच संघर्ष हो, यानी राज्य के जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उन्हीं के बीच संघर्ष हो, ये राज्य के जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन को क्रॉस करें। तो आखिर कोई आर्बिटर तो चाहिए, वो आर्बिटर न्यायपालिका होगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। और जब वो आर्बिटर न्यायपालिका होगी तो न्यायपालिका का गठन ये स्वतंत्र होना चाहिए, ये बेहद जरूरी चीज है। अगर न्यायपालिका का गठन स्वतंत्र नहीं हुआ तो न्यायपालिका अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं, कमिटेड जुडिशरी नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये होनी चाहिए। और दैट इज व्हाई हम लोग आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, वहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी रखा है और ये कहा है कि देयर शुड बी ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और अगर ये न भी कहे, मान लो ये ना हो, तो क्या कमिटेड जुडिशरी इसका निर्माण हो सकता है? तब भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि आप
जिस भी काम को करने का संकल्प लेते हैं, उस काम को करने के लिए जो कुछ जरूरी है उसे भी करने का संकल्प आपने लिया है, यह माना जाएगा। आप कहो या न कहो, आपने कहा कि हम एलएलबी पास करेंगे, मीनिंग देयर बाय आप एडमिशन लेंगे, नहीं तो पास कैसे करेंगे? उसे पास करने के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब आप करेंगे, ये विवक्षित है, इंप्लाइड है, इसको कहना जरूरी नहीं है। तो व्हेन यू हैव डिक्लेयर्ड in the preamble of Constitution of India that we will provide all type of justice, कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सब आपने जब भारत के नागरिकों को देने का वायदा कर लिया तो देयर शुड बी ए, ठीक है, वॉचिंग टावर कोई तो होना चाहिए जो ये ऑब्जर्व कर पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्मित दिशा में आप आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। और अगर आप ही का कोई साथी इस बात को देखने के लिए नियुक्त हो गया तो वो आपका विरोध करेगा ही क्यों? वो ये क्यों बताएगा? भले ही बता दे, लेकिन जो लोक रीति है उसके मुताबिक तो ऐसे लगता नहीं बताएगा, भले ही बता दे। और चलो 99 मामलों में उसने बता दिया, एक मामले में नहीं बताया, तो आखिर हुआ तो अन्याय ही। और हमने कोई एक्सेप्शन तो रखा नहीं, हमने कहा कि भारत के सभी नागरिकों को, हमने कोई एक्सेप्शन नहीं स्वीकार किया है। जब कोई एक्सेप्शन स्वीकार नहीं किया तो एक मामला भी अगर गलत हो जाता है तो संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था इस पर प्रश्न चिन्ह, ये तो है ही है। और ये ना हो, इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। अब स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्य के बाकी 2 अंग, उनका गठन आप बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक कर रहे हैं। राज्य के शेष अंगों का उसमें कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। आपने देखा था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, आर्टिकल 75 था। पढ़ने से ऐसा लग रहा था मानो राष्ट्रपति जिसे चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दें, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दें। तो अव्वल तो राष्ट्रपति स्वयं कार्यपालिका के घटक हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कार्यपालिका का घटक न भी मानो तो भी आपने देखा था कि उनका डिस्क्रिशन बस सुनने में ही लगता है कि वो जिसे चाहे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें, कर नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री वही बनेगा जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा निचले सदन में, जो लोकसभा का विश्वास अर्जित कर पाएगा। और लोकसभा का विश्वास जो अर्जित कर लेगा वो अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के आधार पर अर्जित होगा, उसे वो विश्वास किसी की कृपा पर नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये लाइन बोल भी दी थी लोकसभा में कि हम यहां प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी कृपा पर नहीं है, अपने पुरुषार्थ और पराक्रम पर हैं। ठीक है ना? जब विपक्षी बहुत वो कर रहे थे तो उन्होंने ये लाइन कह भी दी थी कि हम आपकी कृपा पर प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, और ये बात सही भी है। तो कार्यपालिका, विधायिका, इसके गठन में कोई भूमिका किसी की नहीं। तो आखिर न्यायपालिका, इसका संगठन इस प्रकार क्यों हो कि इसमें कार्यपालिकीय शक्तियां ये प्रीवेल करें, ये विधायी शक्तियां ये प्रीवेल करें, न तो ये नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित दिखाई देता है, क्योंकि नैतिकता का दृष्टिकोण ये कहता है कि तीनों अंगों का संगठन अपने स्वतंत्र रूप में होना चाहिए, तीनों अंगों के संगठन में किसी भी अंग की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, बाकी 2 अंगों में नहीं है। तो तीसरे में ही क्यों हो? तीसरे में ही क्यों हो? तो नैतिकता के दृष्टिकोण से भी ये बात ठीक नहीं दिखाई देती, और जरूरत के दृष्टिकोण से भी ये बात ठीक नहीं दिखाई देती। जरूरत हमारी
इंडिपेंडेंट जुडिशरी की है, क्योंकि आर्टिकल 51 तो ये कहता ही है, न भी हो आर्टिकल 51, तब भी जो आवश्यकता है वो ये तय करती है कि जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, और किसी भी संस्था की इंडिपेंडेंस इसे सुनिश्चित करने के लिए उस संस्था के संगठन पर सबसे पहले ध्यान देना होगा। अगर उस संस्था का संगठन ये स्वतंत्र नहीं हुआ तो फिर संस्था स्वतंत्रता के साथ काम कर पाएगी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संगठन कर्ता जो होंगे वे अपने हित का ध्यान रखने वाले लोगों को ही उस स्थान पर लाएंगे, और जब उन्हीं के हित के ध्यान रखने वाले लोग उस जगह पर पहुंचेंगे तो फिर स्वतंत्रता की कोई अपेक्षा ये नहीं हो सकती। इसलिए जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की संगठन की बनाई गई है वो जैसी लिखी है वैसी अब है नहीं, ठीक है, जैसे लिखी है वैसी नहीं है, कहने का अर्थ यह है कि जो लिखा है उसे उस ढंग से नहीं समझा गया है जिस ढंग से वो सामान्य तौर पर समझ में आता है, उस ढंग से नहीं, उसे अब समझा जाता है, उसे अब समझने का एक नया ढंग विकसित किया गया है। और वो नया ढंग किसमें आया? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें वो नया ढंग आया है। और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो नया ढंग आया है वो नया ढंग उन परिस्थितियों, उन संदर्भों और जरूरत के मद्देनजर आया है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत के संविधान में की गई है। उस जरूरत, हमने कहा ना, किसी भी बात को उस संदर्भ को समझे बिना समझा ही नहीं जा सकता जिस संदर्भ में वो बात बोली गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस बात को ऐसे नहीं समझा जा सकता कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिर्फ आप अर्थ जान लें, इससे कुछ नहीं होता। तो नाटकबाज भी कह देते हैं, लेकिन हमने आपसे एक दिन चर्चा की थी कि यह कह पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है कि हम सुखी हों और ये भी सुखी हों, क्योंकि हमारी जो इच्छा है वो ये है कि हम सुखी हों, ये भी सुखी हों, लेकिन ये हमसे थोड़ा कम सुखी हों। ये हमारे अंदर की इच्छा है। हम किसी को भी अपने बराबर सुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि अगर अपने बराबर सुखी हम देखेंगे दूसरे को तो हमारे सुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमारे सुख का जो मजा है वो तभी है जब थोड़ा दुखी दूसरा हो, नहीं तो सुख की अनुभूति खत्म। हमने आपसे कहा था कि आपातकाल अगर सर्वदा रहे तो वो आपातकाल फिर नहीं है। जापान में भूकंप आते ही रहते, तो भूकंप वहां प्राकृतिक आपदा नहीं है, उन्होंने उसकी तैयारी कर ली। हमारे यहां भूकंप कभी कभी आता, इसलिए वो प्राकृतिक आपदा है। जो चीज सर्वदा रहेगी वो आपात तो नहीं हो सकता, वो तो हमेशा है। कोई आकर रहना ही शुरू कर दे आपके घर में, फिर वो अतिथि तो नहीं है, फिर तो वो घर का सदस्य है। ऐसे ही अगर सब सुखी हो जाएंगे तो सुख का जो मजा है वही चला जाएगा। फिर सुख का मजा ही कहां है? सुख का मजा तो तभी है जब दूसरा थोड़ा दुखी हो, तब सुख का मजा है। तो ये कह पाना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। आपको उन संदर्भों में समझना होगा जिन संदर्भों में वो बात कही गई। हमने कहा ना कि हमें सुदामा बड़ा महान व्यक्ति लगता है क्योंकि कृष्ण के सामने वो खड़ा है। कृष्ण उसे त्रैलोक्य दे सकते हैं, और वो कृष्ण कहते हैं मांगो, तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों के लिए मांग रहा है कि उनके घर भी बने, मेरा भी बन जाए।
उन्हें भी पैसे मिले, हमें भी मिले। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप किसी के लिए मांगोगे तो अपने बराबर कभी नहीं मांगोगे, अपने से कम मांगोगे, क्योंकि आपके जो संसाधन है उनका आनंद आपको तभी आएगा जब दूसरे के पास उससे कम संसाधन हो, अन्यथा आनंद नहीं आएगा। अगर आपका महल है तो उस महल का मजा तभी है जब चारों ओर झोपड़ियां हों, सब महल हो, फिर क्या मतलब बचा, फिर तो अर्थिक हो जाएगा। इसलिए बातों को उन्हीं संदर्भों में समझना पड़ेगा, तब महानता समझ में आती है। सुदामा महान है, जब इस संदर्भ में आप देखेंगे तब पता लगेगा कि वो महान है। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः इस कोड को इस संदर्भ में देखेंगे तब पता लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात है ऐसा बोल पाना। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होना चाहिए, इस बात को समझा ही तब जा सकता है जब आप उस संदर्भ में समझें जिस संदर्भ में उसकी भूमिका को कॉन्स्टिट्यूशनली देखा गया है। तब समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होना चाहिए, यह आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है, या उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का इतना प्रयत्न और प्रयास ये आखिर क्यों हुआ, ये समझ में तो तब आएगा ना, उससे पहले आएगा ही नहीं। व्यक्ति व्यक्ति के बीच संघर्ष, व्यक्ति और राज्य के बीच संघर्ष, राज्य की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं यानी केंद्र और राज्य, इनके बीच संघर्ष, व्यक्ति को उसके अधिकार उपलब्ध कराना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्व हो, इसकी चिंता करना। और कोई भी कानून अनुपालित तब हो सकता है जब लोगों को यह पता हो कि आखिर वो कानून क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करना, और ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखना कि वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। इसको भी ध्यान रखना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट का खुद भी कभी उल्लंघन न करना। ऐसे लोगों की तलाश ये छोटा काम नहीं है। और इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जब हम सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया इसको निर्धारित करेंगे, तो डेफिनेटली हम वो अर्थ नहीं ले सकते जो सामान्य तौर पर उन अनुच्छेदों का दिखाई देता है जो सुप्रीम कोर्ट के संगठन से संबंधित है। अब इस पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 124 को पढ़ना पड़ेगा। सारे जो राज्य के अंग हैं वे होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड है। तो यही डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट के संबंध में भी होना चाहिए, क्योंकि दैट इज आल्सो ए ऑर्गन ऑफ द स्टेट। अनुच्छेद 52 डिक्लेयर करता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 75 वो डिक्लेयर करता है कि प्रधानमंत्री होगा, अन्य मंत्री होंगे। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो राज्य का प्रत्येक अंग होगा, सबसे पहले ये डिक्लेरेशन आएगा, और अगर वो अंग एक सदस्यीय है तब जो भाषा उपयोग होगी वो भाषा यही होगी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की जो संस्था है वो बहुसदस्यीय नहीं है। जो प्रेसिडेंट का इंस्टीट्यूशन है वो बहुसदस्यीय न है न हो सकता है। लेकिन जहां तक न्यायपालिका का सवाल है या राज्य के इस अंग का सवाल है, उसे बहुसदस्यीय होना ही होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो रोल असाइन है
वो रोल ये मांग करता है कि उसे बहुसदस्यीय नहीं होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री को रोल असाइन है, वो रोल ये मांग करता है कि प्रधानमंत्री को एक से अधिक संख्या में नहीं होना चाहिए। लेकिन जुडिशरी को जो रोल असाइन है, वो ये मांग करता है कि वहां एक न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, वहां एक से अधिक होना चाहिए। हमने कहा ना, मनमर्जी नहीं है। आप उस सूत्र को तलाशने की कोशिश तो करें जो सूत्र व्याप्त है। प्रकृति में भी कुछ भी मनमाना नहीं है, सब कुछ युक्ति संगत है। आप उस युक्ति को तलाशने की कोशिश तो करें। सब कुछ नियम संगत है और इसलिए शांति है। तो इससे इन्फरेंस निकलता है कि जहां नियमों का पालन होगा वहां शांति होगी। और इस इन्फरेंस को सबसे पहले किसने लिया था? हेराक्लिटस। हेराक्लिटस ने इस इन्फरेंस को पकड़ा था। और हम हेराक्लिटस ने पकड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ब्रिटिश मॉडल अडॉप्ट किया है। अदरवाइज हमारे ऋषि मुनि भी इससे भिन्न बात तो नहीं ही कहते, बल्कि इससे ज्यादा ऊंची बात कहते हैं। वो इससे ज्यादा और बड़ी बात कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम कानून के संबंधों में बात कर रहे हैं और कानून जो हमने अंग्रेजों से लिया, और अंग्रेजों का जो कानून है वो यूनान और रोम यहां की उपज है, इसलिए कानून की फील्ड की जब बात चलती है तो हम ये नाम उच्चारित करते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं है कि हमारा कोई इतिहास नहीं और हमारी कोई संस्कृति नहीं और हमने मूल्यों के बारे में कोई चिंतन नहीं किया। ऐसी दशा कम से कम नहीं है। उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम उनसे बहुत ज्यादा समृद्ध हैं। ठीक है, वो सिर्फ इस पर सोच पाए कि व्यक्ति को मॉरल होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। हमने ये सोचा कि व्यक्ति को मॉरलिटी और इमोरलिटी दोनों से पार जाना चाहिए, और बल्कि ये मानना चाहिए कि हम कुछ है ही नहीं, हमने जो कुछ किया वो हमने किया ही नहीं, हम तो सिर्फ माध्यम रहे, ईश्वर ने हमसे कराया, हम यहां तक पहुंचे, तो इसलिए वो चिंता नहीं है। लेकिन हेराक्लिटस की ये अनुभूति है कि प्रकृति में सब कुछ नियमता होता है। रात के बाद दिन ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक महीने में 15 दिन होने और 15 रातें या 30 दिन और 30 रातें होनी है, तो उन्होंने कहा एक साथ पहले 30 दिन कर लो, फिर एक साथ 30 रातें कर लो। ये नहीं, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, सब कुछ क्रमानुसार है। बरसात के बाद ये नहीं होगा कि इस बार चलो बरसात के बाद भी बरसाती रहेगी, बरसात के बाद शरद ऋतु, इसी का आगमन होगा। बरसात से पहले ग्रीष्म रहेगा। सब कुछ नियम संगत है और वो उसकी अनुभूति है कि इसीलिए प्रकृति में शांति है, कोई हल्ला नहीं। इसका मतलब विश्वर्षा है। आप शांति चाहते हैं तो नियमों का पालन करिए, क्योंकि नियम का पालन हो रहा है इसलिए शांति है। तो फिर शांति कैसे आएगी? नियम का पालन करिए, शांति आएगी। यहां से हेराक्लिटस की अनुभूति शुरू हो गई। हेराक्लिटस ने उस सूत्र को पकड़ लिया जो प्रकृति में व्याप्त हो रहा है। व्याप्त तो हो रहा है, आपको दिखता नहीं। तो ऐसे ही जो संविधान में एक सदस्यीय बहुसदस्यीय पोस्टों की रचना है, वो इसलिए नहीं है कि फ्रेमर्स को लगा कि एक ही राष्ट्रपति होना चाहिए तो उन्होंने कह दिया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अरे 2 कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, 6 महीने वो रह लेता, 6 महीने वो रह लेता, दोनों मौज मारते, 2 लोगों को कम से कम ये सुख हासिल हो जाता कि 12 अलग कर लेते, 1 महीने का एक राष्ट्रपति होगा। नहीं, एक भारत का एक राष्ट्रपति, जरूरत वैसी है, एक सदस्य ही होगा। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, आप जैसे अनुच्छेद 124(1) देखेंगे क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। कहता भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय क्योंकि, तो उच्चतम न्यायालय एक ही हो सकता है।
उच्चतम न्यायालय दो नहीं हो सकते, क्योंकि उच्चतम स्वयं में ऐसा शब्द है जो एक की मांग करता है। दो उच्चतम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो उच्चतम अगर हुए तो वे परस्पर समवर्ती होंगे, और परस्पर समवर्ती होंगे तो उनमें कौन उच्चतम है ये तय नहीं है, और जब उनमें कोई उच्चतम तय नहीं तो दोनों को उच्चतम कहा ही नहीं जा सकता। उच्चतम में दो असंभव, संभव ही नहीं है, इसलिए भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। आगे कहता है, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा, क्योंकि न्यायालय है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसे बहुत सारे काम करने हैं इस उच्चतम न्यायालय को। तो मानवीय सामर्थ्य ऐसी नहीं हो सकती कि वे सारे काम एक व्यक्ति के द्वारा संपादित किए जा सकें। मानवीय सामर्थ्य ऐसी हो ही नहीं सकती। और इतना बड़ा देश, इतने बड़े देश में इतने नागरिक रहेंगे, और नागरिक नागरिक के बीच विवाद, नागरिक और राज्य के बीच विवाद, राज्य के जो घटक हैं केंद्र और राज्य उनके बीच विवाद, इस सब की दशा में, और फिर सारे अंग संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं, इस सब को देखना, ये सब संख्या में इतने अधिक विवादों को जन्म दे देंगे, ये सारे विषय संख्या में इतने अधिक विवादों को जन्म दे देंगे कि एक व्यक्ति मानवीय सामर्थ्य में कम से कम इनसे निपट नहीं सकता। और जिस समय ये शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ, उस समय भारत की जनसंख्या जो भी थी वो इतनी ही रहेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो कंटेम्परेरी नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्वप्न दृष्टा उसी को कहा जाता है, विजनरी उसी को कहा जाएगा जो भविष्य देखे, भविष्य दृष्टा, भविष्य की जरूरत उसे ध्यान में रखें। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऐसे फ्रेम किया कि उसके मूल स्वरूप को बदलने की बहुत जरूरत ना पड़े। इसलिए हमने एक बार आपसे कहा था कि जो संशोधन हुए हैं वे वाकई संशोधन हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो पहले से था उसी को बहुत हद स्पष्ट कर दिया। जैसे हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं प्रस्तावों को, लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के उपरांत भारत सरकार फिर यानी मंत्रिमंडल फिर वही राय उन्हें देता है, तो 74 में संशोधन करके ये जोड़ दिया गया कि फिर राष्ट्रपति उस राय से बाध्य होंगे। 74 सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, लेकिन 74 सबसेक्शन 1 में ये जब नहीं लिखा था तो भी स्थिति यही थी कि मंत्रिमंडल की राय, मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता, इसकी वे उपेक्षा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर करते तो फिर वे राष्ट्रपति के तौर पर अपने कामकाज का संचालन कर ही नहीं पाते। तो ये जो परंतुक जोड़ा गया, इसने कोई नवीन व्यवस्था निर्मित की ऐसा नहीं है। जैसे हमने पहले भी कहा कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जब नहीं थे तो भी इस देश का नेचर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ही था, क्योंकि अनुच्छेद 39 उसमें यह लिखा है कि संकेंद्रण उत्पादन के साधनों का इस तरह नहीं होना चाहिए कि सर्वसाधारण के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो। यानी संकेंद्रण नहीं होगा, यह नहीं कहा, यह नहीं कहा है कि संकेंद्रण नहीं होगा उत्पादन के साधनों का, यह कहा कि उत्पादन के साधनों का इस प्रकार संकेंद्रण यह न हो कि सामूहिक हित उससे विपरीत रूप से प्रभावित हो, इस तरह ना हो। संकेंद्रण तो हो सकता है। तो समाजवाद की इतनी ही डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ग्राह्य हुई। और जब आपने कहा पंथ निरपेक्ष द कहिए, तो भी तो अनुच्छेद 15 कह रहा है कि राज्य अपने नागरिकों को विभेद नहीं करेगा, तो भी तो अनुच्छेद 14 ये कह रहा, तो भी तो अनुच्छेद 25 ये कह रहा कि सबको धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। मत कहिए आप पंथ निरपेक्ष।
हम आपको आदमी ना कहें तो आप आदमी नहीं रहेंगे, रहेंगे तो तब भी आदमी, न कहें हम, क्या फर्क पड़ता है। और भारत का नेचर हमेशा से धर्मनिरपेक्ष है। पारसी पूरी दुनिया में खत्म है, यही है सिर्फ जो उनका मूल देश है, ईरान, वहां नहीं है, यहां है। ठीक है, तो इसका नेचर तो हमेशा से है, और है नहीं बल्कि इस देश के प्रमुख लोगों में है। टाटा पारसी, ठीक है, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा अभी मरे, ठीक है, तो है ही नहीं बल्कि सम्मानित जीवन ये यहां जी रहे हैं। तो इसका नेचर तो हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष है, आप कहो न कहो। हाँ, ये अलग बात है कि आप धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा इसे विकृत कर दो और एक गलत बात को धर्मनिरपेक्षता बताओ, ये दूसरी बात है। शासक को धर्मनिरपेक्ष होना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। शर्त यह है कि आपकी धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन क्या है। आपकी धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन अगर गलत है तो गलती वहां है, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है एकदम, तो कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, उसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है। और मजेदार है, जो उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस कहा क्या जाएगा? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। भाई जिला जज शाहजहांपुर, ठीक है, सत्र न्यायालय के सत्र न्यायाधीश हैं, उन्हें सत्र न्यायाधीश शाहजहांपुर कहते हैं, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ होंगे उन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति यह कहा जाएगा, ठीक है। अगर यह कह दिया जाता कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति होंगे उन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति कहा जाएगा तो वो कहा जाता। यानी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, इसकी कोई पोस्ट अलग से नहीं आएगी। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ होंगे उन्हीं को भारत का मुख्य न्यायमूर्ति यह कहा जाएगा। उनका डेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ का तो है ही, साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इस रूप में भी वे काम करेंगे या इस रूप में भी वे जाने जाएंगे। और प्रारंभिक तौर पर चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश, क्योंकि भारत की जनसंख्या उतनी ही थी उस समय कि इतना आयोजन करने से व्यवस्था इफेक्टिवली चलाई जा सकती थी, इसलिए प्रारंभिक तौर पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर सुप्रीम कोर्ट बनेगा, ये लिखा। लेकिन इतनी ही जनसंख्या नहीं रहेगी, स्टेट के इतने ही काम नहीं रहेंगे, ये ध्यान में था। किसके? जो फ्रेमर्स थे, इसलिए बार बार संशोधन करके उपयुक्त व्यवस्था निर्मित करनी पड़े। इसकी जगह उन्होंने जो शब्द चयन किया, वो शब्द चयन कैसा है कि जब तक संसद विधि बनाकर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, हाँ वो आपका संसदीय है ना, हाँ ठीक है, जब तक संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट के लिए अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक संख्या यही रहेगी। अब संसद को ही इंपावर्ड क्यों किया कि वो कानून बनाकर, एक तो बात यह है कि संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने का हक संसद को ही है, इसलिए उन्हें इंपावर्ड किया। लेकिन मात्र यही कारण नहीं है, देश की कंटेम्परेरी नीड्स जो हैं, देश की जो जरूरतें हैं, उनसे संसद सर्वाधिक अच्छे से, ठीक है, आपका जानकार हो सकती है। संसद को सबसे अच्छे तरीके से पता हो सकता है कि देश की इस समय जरूरत क्या है, क्योंकि संसद का संगठन पूरे देश से चुनकर आए प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा, और जो चुनकर आएगा उसे अपने क्षेत्र की समस्या बहुत बेहतर पता होगी या अपने क्षेत्र की जरूरतें ये बहुत बेहतर पता होंगी। इससे संसद संपूर्ण देश की जरूरतों से अवगत होगी।
इसलिए संसद को विधान के निर्माण का काम दिया और विभिन्न जगहों पर जहां देश की जरूरत के मुताबिक परिवर्तन और संशोधन की जरूरत है, वहां अधिकार जिसे दिया गया, जिसको अधिकार संपन्न किया गया, वो संसद ही है। इसलिए अनुच्छेद 124(1) सिर्फ डिक्लेयर करता कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसका संगठन मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीश यानी टोटल 8, इससे शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल प्रावधान में कोई परिवर्तन किए बिना परिवर्तन का हक और अधिकार इसे सुरक्षित कर दिया और यह कहा कि संसद जब तक विधि बनाकर कुछ अन्यथा संख्या विहित नहीं करती तब तक संख्या यही रहेगी। लेकिन संसद का हक है, वो जब चाहे तो इस संख्या में परिवर्तन कर सकती है और तब संख्या उतनी रहेगी जितनी संसद विधि बनाकर अवधारित कर दे। इस समय कितनी है यह हमें पता नहीं ना। जीएस मेरी इतनी अच्छी है, आप गूगल पर डाल ले और पता लग जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो आपको बताई जाए। ये कूड़ा करकट है, कॉन्सेप्ट समझना और समझाना ये मेरा काम है। बाकी ये संख्या ढूंढना ये आपका काम है। गूगल पर डालिए, आ जाएगी कि वर्तमान में कितनी है। ठीक है ना, ये हमारा याद करना स्वभाव है ना मेरी जरूरत है, ये आपकी जरूरत है। आप देखिए, और अब जो हम लोग कल चर्चा करेंगे वो इफेक्टिव चर्चा है 124 सबसेक्शन 2। आखिर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, पहले कैसे होती रही और अब उसमें क्या परिवर्तन है और वो परिवर्तन कहां से आए, कैसे आए, क्या हुआ, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। देखिए